पार्लियामेंट के बिल्स पे सवाल, पार्लियामेंट में कोई कानून नहीं आता उस पे सवाल, संविधान पे सवाल, संविधान के टुकड़े करेंगे, ऐसे बयान अभी अलीगढ़ में भी आए, यूपी में भी कुछ सेक्शंस हैं जहां से सवाल उठते हैं। तो इनको आप कैसे देखते हैं और इसको डील करने का क्या तरीका है? देखिए, संविधान पर प्रश्न और इन संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न वही उठा रहे हैं जिन लोगों ने देश का विभाजन किया था। आदतें सुधरती नहीं है बहुत जल्दी, उनको सुधारना पड़ता है। और जो हम लोगों की एक्सरसाइज चल रही है, इसी बात को चल रही है कि जो लोग भारत के मूल्यों और आदर्शों पर विश्वास करते हैं, उन लोगों को देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके विकास में प्रतिभाग करना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बात को हमेशा कहते हैं कि किसी भी योजना को हम सरकारी योजना बना करके न रखें, जन भागीदारी उसके साथ हो, और जन भागीदारी के माध्यम से हम कई गुना ज्यादा उस योजना का लाभ समाज के अंतिम तबके तक पहुंचाने वाले लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आरोप आज वे लोग लगा रहे हैं जिन लोगों ने जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, वर्ग के आधार पर, मत और मजहब के आधार पर देश को विभाजित किया। आजादी के बाद, आजादी के पहले तो अपने सत्ता स्वार्थ के लिए देश का विभाजन का पाप तो किया ही था। आजादी के बाद भी इसके साथ गए, योजनाएं बनती थी जाति के आधार पर, मत और मजहब देख करके। मोदी जी ने यही तो किया कि योजनाओं का लाभ किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब देख करके नहीं, किसी के क्षेत्र और भाषा देख करके नहीं देंगे। योजनाओं का लाभ सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ देंगे। आप देखें, मोदी जी ने पिछले 5.5 वर्ष के दौरान 10 करोड़ से अधिक लोगों को शौचालय दिया। आजादी के 70 वर्षों के बाद देश के अंदर शौचालय नहीं मिल पाया था लोगों को। 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को एक आवास दिया। 4 करोड़ परिवारों को विद्युत के कनेक्शन दिए। कनेक्शन देने का मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि वहां विद्युतीकरण हो चुका था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंचा था। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 2.5 वर्ष के दौरान 1,75,000 से अधिक गांव और मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य जब हम लोगों ने किया, तब हम 1 करोड़ 20 लाख लोगों को विद्युत कनेक्शन दे पाए। और देश के अंदर 4 करोड़ ऐसे परिवारों को ये कनेक्शन दिए गए। जी, 8 करोड़ लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में निःशुल्क 5 लाख रुपए की हर वर्ष स्वास्थ्य सुविधा देने की व्यवस्था की गई। लेकिन किसी की जाति, मत और मजहब देख के नहीं किया। हमने वोट बैंक नहीं तलाशा। हमने कहा भी देश के अंदर पैदा होने वाला हर व्यक्ति भारत के हर संसाधन पर अधिकार रखता है। हमने नहीं कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हमने कहा भारत के हर नागरिक का भारत के हर संसाधन पर पहला अधिकार है और ये उसको मिलना ही चाहिए। कोई भेदभाव इसमें नहीं जी। लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो पाप के उन विषैले जड़ों को तो निकाल के बाहर करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है जिस कार्य के लिए मोदी जी का अभिनंदन होना चाहिए था, अमित शाह जी का अभिनंदन होना चाहिए था, आज वोट बैंक बनाने वाले लोगों को जब लगता है कि अब उनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो रही है, तो उन लोगों ने अब कानून की प्रतियां फाड़नी शुरू कर दी हैं, संविधान पर प्रश्न उठाना प्रारंभ कर दिया है। आगजनी और तोड़फोड़ को ठेका देकर के करवाने का एक नया जज्बा दिखाने का कुत्सित प्रयास करना प्रारंभ कर दिया है। तो स्वाभाविक रूप से उन लोगों का जोश नकली है, हमारा असली है। और मुझे लगता है इस असली जोश के साथ हम भी कार्य कर रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, क्या ये समझाने में विफल रही या समझना ही नहीं चाह रहा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। दिल्ली के शाहीन बाग में हुआ तो लोग धरने में बैठे हैं, तो लखनऊ में भी धरने में बैठे हैं, एएमयू में भी हुआ तो जामिया में भी हुआ। देखिए, समझाया उसको जा सकता है जो समझना चाहता हो। देखिए, रास्ता उसको दिखाया जाता है जो वास्तव में राह चलने का आदी हो या राह चलना चाहता हो। आप
अंधे को तो रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन जो जानबूझ करके अंधा बनने का ढोंग कर रहा हो उसका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने अंधा कर दिया है उनको। हमने कर नहीं दिया है जी, ये समाज उन्हें अवश्य कर देगा। जो अनावश्यक रूप से ढोंग कर रहे हैं ये समाज उन्हें कर देगा। योगी जी, एक जो कि महत्वपूर्ण बात है, आपने एक नई प्रक्रिया शुरू कर दी, इस पे बहुत हो हल्ला हो गया। दिल्ली से लेकर लखनऊ से मुंबई तक बहुत हल्ला हो गया कि पहले तो मुआवजा दिया जाता था, लेकिन आपने शुरू करा कि जो बस जलाएगा, जो चौकी जलाएगा, उससे हम वसूलेंगे। देखिए, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है जी, उत्तर प्रदेश की हो या देश की हो। ये पब्लिक प्रॉपर्टी टैक्स पेयर के पैसे से खरीदी गई है। मेरे घर का पैसा नहीं लगा है, या आग लगाने वालों के घर का पैसे से नहीं बना है। इसकी सुरक्षा करना और इसका संरक्षण करना भी हमारा दायित्व बनता है। यही संविधान हमें प्रेरणा देता है। मैं उसका मालिक नहीं हूं, मैं उसका कस्टोडियन मात्र हूं। आज मैं हूं, कल कोई दूसरा व्यक्ति आएगा। हर एक व्यक्ति का संवैधानिक दायित्व है। अगर हमें एक भारत के रूप में, श्रेष्ठ भारत के रूप में इस देश को आगे बढ़ाना है और भारत को दुनिया की एक ताकत बनाना है, तो हर एक व्यक्ति को कस्टोडियन बनकर के इन दायित्वों के निर्वहन करने के लिए आगे आना पड़ेगा। और इसलिए मैंने तय किया, देखिए, मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने सर्वाधिक पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष से हर एक गरीब को पहुंचाया है, बिना भेदभाव के पहुंचाया है। मेरे पास कोई आवश्यक नहीं कि किसी जनप्रतिनिधि का, किसी प्रशासनिक अधिकारी की सिफारिश। एक कॉमन मैन भी एक एप्लीकेशन भेजता है कि साहब मुझे बीमारी हो गई है, या कोई व्यक्ति कहता साहब फलाने कार्य के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तत्काल डीएम को भेजता हूं। मेरा कार्यालय डीएम को भेजता है, जिलाधिकारी को भेजता है। अनिवार्य व्यवस्था है कि 3 दिन के अंदर जिलाधिकारी के यहां से रिपोर्ट आनी है, और 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आने के बाद चौथे दिन उसके अकाउंट में पैसा पहुंचता है। क्यों मैं पहला व्यक्ति हूं। जी, पर और बिना भेदभाव के जी, आप पूरे मुख्यमंत्री राहत कोष के पैसे को देखेंगे, कोई विधायक ऐसा नहीं होगा, कोई जनप्रतिनिधि ऐसा उत्तर प्रदेश का नहीं होगा जो ये कह सकता हो कि हमने पार्टी के आधार पर दिया हो, कि एक भाजपा का है तो देंगे, सपा या बसपा का है तो नहीं देंगे। हमने कहा नहीं, कोई भी आ रहा है, जरूरतमंद को पैसा मिलना चाहिए। लेकिन ये पैसा उत्तर प्रदेश का पैसा है, मेरा नहीं है। आपने एक जी, लेकिन उत्तर प्रदेश की किसी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाता है तो ये भी मेरा नहीं है, लेकिन आप पूरे प्रदेश का है। और उस पैसे की भरपाई भी हम अपने खाते से नहीं करेंगे, प्रदेश के पैसे से नहीं करेंगे। भाई आपने नुकसान पहुंचाया है, अब कृपा कर ले कि उसका भुगतान भी कर दो। तो ये हम उससे केवल उसको एहसास करा रहे हैं। और मुझे लगता है कि कुछ जगह लोगों ने स्वेच्छा से दिया है, जहां नहीं होगा तो आरसी कटेगा, कुड़की करेंगे और प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि इस पे अडिग हैं आप? देखिए, अडिग नहीं, ये मेरा दायित्व है। भाई अगर मेरी स्वयं की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाता है जी, तो मैं उसके लिए लड़ता हूं। मुझे जनता ने यहां पर भेजा है मुख्यमंत्री के रूप में, मेरा दायित्व क्या है? उत्तर प्रदेश के कस्टोडियन के रूप में मैं काम करूं, उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा और सुविधा के साथ साथ यहां की प्रॉपर्टी की सुरक्षा का दायित्व भी निर्वहन करूं। और मैं इस दूसरा, आगजनी की घटना के पहले ऐसा नहीं कि ऐसा सब अचानक हुआ हो, हमने हर स्तर पर संवाद भी बनाया, हर एक को बताया। सबने कहा साहब कुछ नहीं होगा। हमने कहा देखो भाई, पहले से साफ है, आप अपने पर्व त्योहार मना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप आइए, धरना प्रदर्शन के लिए आप परमिशन लीजिए, हम आपको परमिशन देंगे। लेकिन ऐसा धरना प्रदर्शन एक असीमित नहीं हो सकता, उसका कोई दायरा असीमित नहीं हो सकता। आप लोग व्यवस्था को भंग नहीं कर सकते, कॉमन मैन के आवागमन को बाधित नहीं कर सकते। इस चीज को देखना पड़ेगा, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी को जलाना, लोगों पे हमला करना, ये चीजें करना, ये नहीं स्वीकार्य हो सकती हैं, कतई नहीं स्वीकार्य होंगी। और मैंने स्पष्ट कहा है कि एक एक पाई को वसूली कर रहे हैं, करेंगे भी। इसमें किसी प्रकार का कोई मान मनोबल नहीं होगा। ये समय गया जब उपद्रवी और दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पे बुला करके उनको माला पहनाई जाती थी, गुहार की जाती थी कि भैया आप ये मत करो। आज ऐसा नहीं होगा। आप प्रदेश के अंदर सम्मान के साथ रहना चाहेंगे तो आपको सम्मान के साथ जीने का अधिकार सरकार देगी। लेकिन अगर आप उपद्रव करके अराजकता पैदा करने का प्रयास करेंगे तो फिर वही करेंगे जो हमें करना होगा, जो हमने तय किया है।
सवाल ये है कि जैसे आपने अभी इसके पहले कहा कि हर स्कीम हमारी हर आदमी के लिए है, ना किसी वर्ग के लिए, ना किसी धर्म के लिए, ना किसी जाति के लिए, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जो आपने कहा कि हर नागरिक के लिए, लेकिन नागरिकता ही सरकार कई लोगों की खत्म कर रही है। ये आरोप लगता है कि हजारों लाखों की तादाद में जो नया बिल आया उससे नागरिकता ही खत्म हो जाएगी, तो सुविधा कहां? देखिए ये भ्रम है। देखिए नागरिकता कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। दूसरा, मैंने दिल्ली में इंडिया गेट के पास 19 दिसंबर को वो दृश्य भी देखा जब लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और मीडिया की टीम गई। रिपोर्टर्स ने पूछा जब उनसे कि भाई आप ये बताइए कि आप क्यों यहां आए हैं। उन्होंने कहा साहब फलाने व्यक्ति ने मुझे कहा कि इतना पैसा देंगे, चलो वहां चले चलो, तो मैं तो इसलिए आया हूं, मुझे पता ही नहीं क्यों यहां बुलाया गया। और जितने धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं ना, इनसे पूछो तो कि आखिर धरने का औचित्य क्या है, किस बात के लिए आप बैठ रहे हैं? क्या किसी पीड़ित और प्रताड़ित की मदद करना क्या ये गलत है? अगर जो, और सबसे देखिए इस पूरे मामले का जो सबसे दुखद पहलू यह है कि 1950 के नेहरू लियाकत पैक्ट के अंतर्गत एक दूसरे देश के अंदर अल्पसंख्यकों की रक्षा हम करेंगे, भारत ने उस दायित्व का निर्वहन किया। भारत के अंदर 3 करोड़ मुस्लिम आज 21 करोड़ की संख्या पार कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ? 23 करोड़ हिंदू आज 1% पे आ गया है। कहां गए बाकी? क्या उनके लिए कोई मानवाधिकार नहीं? क्या उनके जीवन की सुरक्षा की कोई गारंटी पाकिस्तान दे पाया? आपने देखा होगा अभी सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान हिंद संस्था ने एक रिट दाखिल की। उसने कहा साहब हम जाएं कहां? याद करिए 1946-47 में बलूचिस्तान ने पाकिस्तान में मिलने से इनकार कर दिया था, और तब इस संविधान की दुहाई देने वाले लोग तब कहते थे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए, हिंदुस्तान का नहीं। आज उन बलूचियों के साथ क्या हो रहा है? हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, बौद्धों के साथ, जैनियों के साथ, पारसियों के साथ, और तो और अब यह भी समझ में आ गया कि कांग्रेस तो ईसाइयों की भी विरोधी हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से चर्चों पर हमले हुए और उसके बाद वे भाग करके भारत में शरण लिए, क्योंकि पूर्वज तो सबके भारतीय ही थे। समय के किसी कालखंड में किसी परिस्थिति के कारण उन्होंने उपासना बदली होगी और वे वहां रह गए हैं। और दूसरा पक्ष, ये जितने भी पीड़ित और प्रताड़ित आए हैं, इसमें से 70 से 75% लोग दलित समुदाय के हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी जब इसका विरोध करती है, मुझे आश्चर्य होता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं से कितनी दूर ये लोग जा चुके हैं। कोई संबंध और कोई संवाद इनका नहीं है। ये नागरिकता संशोधन कानून पर इन सब के वास्तविक चरित्र सबके सामने, पूरे देश के सामने आ चुके हैं, और मुझे लगता है पूरा देश वास्तविकता को समझ रहा है, और दूध का दूध और पानी का पानी इस कानून ने देश की जनता के सामने करके दिखाया। योगी जी, आपने विपक्ष की बात करी, प्रियंका गांधी वाड्रा जिन लोगों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई हुई, उनके घर जा रही हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो इन सबको पेंशन भी दे देंगे। देखिए ये अपीजमेंट है, ये क्या है? देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने की छूट किसी को सत्ता में आया है तो उसको तो नहीं मिलना चाहिए। अगर करेगा तो मुझे लगता है उसके लिए कोर्ट है, न्यायालय उसको देख लेगा, अंततः सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन इन्होंने देश के अंदर काफी दिनों तक खूब लूटा है, तो उस लूट के पैसे को अगर ये लोग कहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अंततः वह पैसा सरकारी खजाने में हम लोग लेकर के तो आएंगे ही, और इससे पहले क्या है तो उसको अगर बांटना चाहते हैं तो बांट लें, क्योंकि हमें इसके साथ ही हम लोगों को भी वसूली करने हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी जहां कहीं डैमेज हुई होगी तो उन सब के बारे में, केवल प्रॉपर्टी नहीं बहुत सारी चीजें उसके साथ हम वसूली करेंगे। तो ये चीजें अगर बांटना चाहते हैं बांटें जी, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट नहीं देंगे। और
कोई भी ऐसा कृत्य करने की छूट नहीं देंगे जो देशद्रोही तत्वों के लिए खाद पानी का काम करे। किसी को इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है और कतई हमारी सरकार इसके लिए कोई इजाजत नहीं दे सकती। जब ये पीड़ित महिलाएं मंच से अपनी बात को कह रही थी तो मैंने देखा बहुत सारे पुरुष भी अपनी आंखों के आंसू साफ कर रहे थे। यानी इतना वह माहौल उस प्रकार संवेदनशील और भावुक था कि देखते हुए बनता था कि वास्तव में कितनी पीड़ा है। और सदियों से एक तबके को हम महिला सशक्तिकरण के नारे देते हैं। क्या यही महिला सशक्तिकरण है कि 3 बार तलाक कहने से आप किसी भी महिला को हमेशा के लिए उसको बेघर कर दो, सड़कों पे छोड़ दो? ये तो किसी को अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और 3 तलाक की उसको प्रथा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने रोक लगाई। कश्मीर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कही थी जब संविधान में धारा 370 जोड़ी गई थी, तो उन्होंने कहा था कि देखिए ये धारा कश्मीर के अंदर अलगाववाद का कारण बनेगी। आखिर हुआ वही जो देश का स्वर्ग था। पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने कश्मीर को देश का नरक बना दिया। आज कश्मीर में सुख और शांति है धारा 370 हटने के बाद। कश्मीर एक नए विकास की यात्रा पे आगे बढ़ चला है और जो लोग देश को खोप दिखाते थे ये हो जाएगा। और मैं इसी बात को कह रहा हूं, ऐसे ही 500 वर्षों से लटकाया गया था राम जन्मभूमि का मामला। कोई कोर्ट में अर्जी देता था, कोई किसी अन्य बहाने उसमें बाधा पैदा करता था। लोग कहते थे, मैं तब भी कहता था भाई कुछ नहीं होने वाला है, न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला कर ले। उत्तर प्रदेश के अंदर फैसला आना है, उत्तर प्रदेश के अंदर लागू होना है, हम लागू भी करेंगे और एक तिनका नहीं हिलेगा। और मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे शांतिपूर्ण दिन था 9 नवंबर की तिथि, जिस दिन अयोध्या में राम जन्मभूमि का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया। लोग कहते हैं खून की नदियां बहेंगी, मैंने कहा अरे मच्छर नहीं मरेगा, और कुछ नहीं हुआ। एकदम शांतिपूर्ण ढंग से सारी कार्रवाई हुई, कुछ भी नहीं हुआ। सबने उस कोर्ट के फैसले को माना और एक ताकत, न्यायपालिका की ताकत का एहसास, लोकतंत्र की ताकत का एहसास दुनिया ने भी किया। दुनिया जो नहीं कर पाई वो भारत ने करके दिखाया। भारत के अंदर वो उदाहरण प्रस्तुत हुआ। अब इन सभी फैसलों से जो लोग अब तक फिरके की राजनीति करते थे उन सबको अपने अस्तित्व पर खतरा आता हुआ दिखाई दिया। इसलिए उन्होंने सब महिमामंडन करना शुरू कर दिया। अरे साहब, संविधान खतरे में। 1975 में संविधान का गला किसने घोंटा था? भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं घोंटा था, तब तो कांग्रेस थी। एक कांग्रेस के नेता और नेत्री जो बातें कर रहे हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए तब क्या हो रहा था। तब क्या संविधान की उपासना कर रहे थे क्या, जब इमरजेंसी लागू कर रहे थे देश के अंदर? उस समय इनसे पूछा जाना चाहिए। जब इन्होंने 356 का दुरुपयोग करके तमाम चुनी हुई सरकारों को ये लोग बर्खास्त करते थे जी, तब क्या कर रहे थे लोग? देश के अंदर अपने तरीके से इस देश के अंदर नरसंहार कर रहे थे, तब क्या कर रहे थे लोग? हमारी सरकार के समय तो कुछ नहीं हुआ। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई, एक भी निर्दोष व्यक्ति नहीं मरा और एक भी आतंकी घटना नहीं घटित हो पाई, क्योंकि सरकार बहुत अच्छे हृदय से कार्य कर रही है, देश के हित में निर्णय ले रही है, हर एक तबके का विश्वास अर्जित कर रही है। अब विश्वास का ठेका किसी व्यक्ति और किसी पार्टी विशेष ने नहीं ले रखा है। ये देश को ध्यान में रखकर के फैसले लिए जाएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार वही कर रही है। योगी जी, आपने एक बयान दिया कि पुरुष रजाई में, महिलाओं को चौक पर भेज दिया है, खेल खेला जा रहा है। देखिए, ये आखिर ये कायरता नहीं है क्या कि इस भीषण ठिठुरन में हमने भी सूर्यदेव से प्रार्थना की कि कम से कम बहुत दिन आप बादलों के अंदर रह चुके, कुछ आ जाइए, बच्चे और कुछ महिलाएं बीच में बैठी हुई हैं तो इनको कुछ गर्मी लग जाए जी। और नहीं तो इस भीषण शीत लहरी में छोटे छोटे बच्चों को लेकर के महिलाएं बैठे। मैंने पूछा भाई आखिर क्यों बैठी हैं? कहा साहब ऐसे ही बैठ गई। मैंने कहा लोगों से पूछो तो कि आखिर क्या है ये सीएए, कुछ बताएंगे?
कुछ पता ही नहीं। अमित शाह जी ने चैलेंज दिया और अखिलेश यादव जी ने स्वीकार कर लिया, मायावती ने बोला मैं भी तैयार हूं। हम ये कह रहे हैं जी, ये नागरिकता कानून पे 5 मिनट किसी मंच पर आकर के बोल के दिखा दे। मैं भी बोल रहा हूं इस बात को। वो बोलते वो मैं फिर बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा कहते हैं हूं कि खिलाफ है मैं, अरे कौन मुसलमानों के इन खिलाफ। मुद्दों पर आप तर्कसंगत तरीके से करिए ना, अपने तार्किक रूप से अपनी बात को कहिए कि क्या क्या है। 1 2 3 4 5 ऐसे मुद्दे गिना दीजिए जो नागरिकता कानून में संविधान विरोधी हो, एक भारत विरोधी हो, भारत के किसी नागरिक की नागरिकता को लेता हो, ये बोल के दिखा दें। इनके पास एक भी तर्क नहीं, केवल एक सिरे से हम नहीं लागू होने देंगे, हम ये नहीं होने देंगे। उनको ना नागरिकता कानून के, ना उनको सीए के बारे में मालूम, ना एनपीआर के बारे में, ना एनआरसी के बारे में, किसी के बारे में जानकारी नहीं इन लोगों को। अगर ये लोग पढ़े होते, कभी पढ़ने की आदत डाले होते, तो प्रदेश की जनता क्यों धूल चटाती उनको। एएमयू में अभी एक छात्र नेता है, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया। मुझे लगता है इस मंच पर बतौर मुख्यमंत्री आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो जैसा बोलेगा उसके अनुरूप परिणाम भी पाएगा, और सरकार कानून के दायरे में रह करके उसी प्रकार की कार्रवाई भी करेगी। ओवैसी साहब ने बोला हमारे पूर्वजों ने 800 साल राज किया है, हमसे कागज कौन से दिखवाओगे। देखिए, उन्होंने तो और कुछ भी बोला। उन्होंने बोला कि हमारे बाप ने तो 4 मीनार बनाया है, लाल किला बनवाया है, इन्होंने क्या बनवाया है। ये भारत सनातन काल से भारत है, और भारत दुनिया की हर पीड़ित और प्रताड़ित कौम को हमेशा शरण दी है। ये शरण देने के लिए ओबीसी के खानदान के लोग नहीं आए थे, हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने भारत को दुनिया की हर पीड़ित और प्रताड़ित नागरिक की शरणस्थली बनाया था। और हमने बड़े गर्व के साथ इस बात को कहा था, और मैं इसी बात को कहता हूं कि हम इतिहास को अगर खोलने लग जाएंगे ना, बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। और इसी भय से लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आने दीजिए ना अभी समय, और चीज आगे बढ़ने दीजिए। ये बौखलाहट तो उस आगामी खतरों के प्रति अपनी वास्तविकता को छुपाने के भय से ये सामने आ रही हैं, क्योंकि इन सबको ये भय है कि जिस नाम पर राजनीति करते थे सब दुकानें बंद होने जा रही हैं, इसलिए ये सब डरे हुए हैं। पहले इलाहाबाद था ना, तो लोग जाते थे, भगदड़ मस्ती थी, अराजकता होती थी। हमने प्रयागराज किया, कुंभ शानदार तरीके से दुनिया के एक इवेंट बन। ये तो कहना पड़ेगा योगी जी कि कुंभ का आपने शानदार आयोजन करा, और देखें देश जो लोग देश का नाम रोशन हुआ उससे, इसमें कोई दो राय नहीं करते थे। हमने कुछ नहीं किया, हमने दीपोत्सव का आयोजन किया जी। दुनिया से कहा कि भी भगवान राम त्रेता युग में इसी अयोध्या में आए थे, पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया। और हमारी बात को दीपोत्सव के उस कार्यक्रम में ठप्पा लगा है, जिस दिन देश के उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहां रामलला विराजमान है वही राम जन्मभूमि है, और वहीं भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ये दीपोत्सव के कार्यक्रम की ही मुझे लगता है उस पर एक न्यायपालिका का ठप्पा भी है। मुझे लगता है ये हमारा इतिहास है, ये हमारा अतीत है। हम और उकेरेंगे तो बहुत सारे चेहरे फिर बेनकाब होंगे। अभी अच्छा होगा जी, अभी एक चलने और दीजिए। बयान बच गया है, और मुझे लगता है कि क्योंकि ट्विटर पे मैंने जब बोला मैं योगी आदित्यनाथ जी का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं, तो मुझे लोगों ने बोला कि ये इस बयान पर उनकी राय जरूर लीजिएगा। जितेंद्र आवाड है, महाराष्ट्र में एनसीपी के कद्दावर नेता हैं, उनके बड़े मंत्री हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान तो कब्र पर ले जाएगा, हिंदू कहां दिखाएगा उसके पूर्वज कहां थे, फंस जाएंगे ये खुद। देखिए, हमारे यहां अग्नि देवता को साक्षी मानकर के सारे कार्य होते हैं जी। हम अग्नि देवता के पास ले गए हैं, और ये भगवा उसी का प्रतीक है। तो भगवा पे तो प्रियंका गांधी ने भी बहुत कुछ बोल दिया। ओह, मैं क्या कह रहा हूं ना, अगर अपनी परंपरा और इतिहास के बारे में लोग जानते तो ऐसा नहीं बोलते। इसीलिए हमने तानाजी को टैक्स फ्री किया कि भगवा के बारे में जान लीजिए। सर, एक चीज सभी लोग जो जानना चाहते हैं कि 3 महीने होने को आ रहे, जो मंदिर का वर्डिक्ट आया था जो अयोध्या का, तो अब निर्माण का कार्य कब से शुरू होगा, कितना टाइम लगेगा? आपके मुंह से भी लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके ही नेतृत्व में या आपके निरीक्षण में एक तरह से काम होगा। कब से शुरू होगा, कितना टाइम लगेगा? देखिए, अयोध्या में
3 महीने के अंदर यानी 9 फरवरी के अंदर अंदर राम जन्मभूमि से संबंधित ट्रस्ट का निर्माण हो जाना है। वो प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ी है और ट्रस्ट के निर्माण के साथ ही भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। सारी तैयारी हमारी प्रारंभ हो चुकी है, हम लोग हर एक चीज के लिए आगे बढ़ चुके हैं। और आप आश्चर्य करेंगे कि अभी से लोगों के बैंक ड्राफ्ट आने शुरू हो गए हैं कि हम अयोध्या में राम मंदिर के लिए पैसा, मैंने सबसे अपील की, मैंने कहा देखिए आपको भेजने की आवश्यकता नहीं, आह्वान करेंगे, आप किसी के पास भेजिए मत, उस अकाउंट में अकाउंट पे करिए और 10 रुपए से ज्यादा कोई मत भेज दीजिए। हर व्यक्ति 10-10 रुपया दे देगा, भव्य मंदिर का निर्माण भगवान राम का अपने आप बन जाएगा। ये राम का मंदिर होगा, राष्ट्र का मंदिर होगा। भारत के वास्तव में उस मंदिर का निर्माण जो राम राज्य की परिकल्पना को साकार कर रहा हो, और मुझे लगता है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वही करके दिखाया है। और मुझे लगता है ये उसी का मंदिर, उसी अनुरूप एक मंदिर का निर्माण होना है। ये प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। सर, ये आपने झारखंड की रैली में भी बोला और उसके बाद भी कि 10 रुपया और एक शिला, एक पत्थर, तो क्या मोबिलाइजेशन पब्लिक से होगा फंड का? यूपी में भी होगा ये। हर एक व्यक्ति की श्रद्धा और आस्था को एक मंच देना हुआ है वर्षों से तमन्ना। आप सोचिए ना, कितने हम गौरवशाली पीढ़ी है। वास्तव में स्वयं इस बात को मानता हूं, किसी जन्म में बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे हम लोगों ने कि हमारी कई कई पीढ़ियां मिट गई और उन पीढ़ियों ने एक ही तमन्ना देखी थी। मैं स्वयं इस बात के लिए गौरवशाली हूं। आपके गुरु ने, मेरे गुरु जी ने, मेरे दादा गुरु जी ने, मेरे दादा गुरु के गुरु ने, उनके गुरु ने 5-5 पीढ़ियों से एक ही कार्य के लिए लोग इस बात को कहते थे कि अयोध्या में नाथ संप्रदाय की परंपरा शैव परंपरा से आती है, आप वैष्णव परंपरा के रामानंदी संप्रदाय से जुड़े हुए कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। आप आश्चर्य करेंगे, मेरे दादा गुरु 1934 और 1949 के रामलला के प्रकटीकरण के उस पूरे आयोजन को लीड करते हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष 1983 से लेकर के 2014 तक वही रहे और मैं आज हूं। मुझे लगता है कि मैं इस बात को मानता हूं कि आज की जो वर्तमान पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है कि उसे अपनी आंखों के सामने 500 वर्षों के एक पाप को दूर होते हुए, एक कलंक को दूर होते हुए और भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को अपनी आंखों से देखने का अवसर प्राप्त होगा। इससे बड़ी गौरव की बात हो ही नहीं सकती। और मुझे लगता है इस पूरी की पूरी वर्तमान पीढ़ी को उस गौरव का एहसास कराना और भारत के लोकतंत्र और भारत की न्यायपालिका की ताकत का एहसास कराना भी आवश्यक है। इस दिशा से हर एक व्यक्ति की सहभागिता इस आंदोलन, इस अभियान के साथ जुड़नी चाहिए। 2010 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम मंदिर का फैसला दिया और उसके बाद हुआ कि ये अब सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा, तब पत्रकारों ने सवाल आपसे पूछा था कि योगी जी अब तो मंदिर फिर लटक गया। आपने बोला आज नहीं तो कल होगा ही होगा। क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आने वाले 6 महीने में उसका काम शुरू हो जाएगा? ये जो कोइंसिडेंस है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये काम तो होना ही है, पर आप मुख्यमंत्री लेट के होगा, बिना अब लेट किए होगा एकदम। अब ये काम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ने वाला है और मुझे लगता है किसी को संदेह उसमें नहीं होना चाहिए। सारी बाधाएं दूर हो चुकी हैं। देश को, न्यायपालिका को, मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए कि चुनाव के दौरान जो एक नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कि मोदी है तो मुमकिन है, और मुझे लगता है ये सब कार्य उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भगवा को लेकर बहुत कुछ हुआ। प्रियंका गांधी ने बोला कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो भगवा का मतलब ही नहीं समझते। बदला नहीं है भगवा का मतलब, भगवा आध्यात्मिक है भारत के लिए। अब इन्होंने अध्यात्म के बारे में समझा होता तो अध्यात्म के बारे में चर्चा करते। तो लोग तो देखिए, यही अंतर है, इंडिया और इटली की संस्कृति में इतना ही अंतर है कि उनको भगवा की वास्तविक जानकारी होती तो संभवतः वे भगवा के बारे में मुझसे तो कम से कम चर्चा नहीं ही करते। राहुल गांधी से कर लेते, हो सकता है उनकी राहुल गांधी से अध्यक्ष को लेकर के प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन कम से कम मुझसे तो नहीं करते। और भगवा के बारे में मैंने पहले ही बोल दिया है कि भगवा
भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति की प्रतीक है और ये लोक कल्याण के अभियान के साथ भारत की ऊर्जा को इसी प्रकार से आगे बढ़ाती रहेगी। आपने तो राहुल गांधी को भी यूपी से बाहर कर दिया, अमेठी हार गए वो, अब उन्हें वायनाड की शरण लेनी पड़ी। आप चिंता मत करिए, अभी जो बचा होगा वो भी अगली बार भारतीय जनता पार्टी के पास होगा। जी, योगी आदित्यनाथ जी, 50 सालों से जो उत्तर प्रदेश का काम रुका हुआ था वो था कमिश्नरी सिस्टम। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि कैसे कर दिया आपने, बड़ा विरोध होगा इसका? तो कोई विरोध नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को सुरक्षा पाने का अधिकार है और इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है भाई। यानी जो प्रस्ताव बनता है वो प्रस्ताव अचानक मैं बना रहा हूं या मैं किसी एक बाबू से कह करके बना रहा हूं, ऐसा नहीं है। और प्रस्ताव पहले कई टेबल से होके गुजरता है और फिर वो प्रस्ताव अंततः फिर मेरे पास आता है, फिर कैबिनेट के पास जाता है। यद्यपि एक पुलिस एक्ट ने यह पावर मुख्यमंत्री को दी थी कि वह अपने उस पावर का इस्तेमाल करके भी इस व्यवस्था को लागू कर दे, लेकिन मैंने कहा नहीं, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था का विश्वास आवश्यक है क्योंकि ये दोनों हमारी व्यवस्था के मजबूत अंग हैं। ये अधिकारों की कहीं लड़ाई नहीं है। सुरक्षा सबको चाहिए, हर एक व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए और वह हर व्यक्ति सुरक्षा पाने का अधिकारी है। स्मार्ट पुलिसिंग के लिए पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम आवश्यक थी। हमने उसको प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और अपनी आर्थिक राजधानी नोएडा में लागू किया है पहले चरण में और मुझे लगता है इसके बहुत बेहतरीन परिणाम आएंगे आने वाले समय में और अच्छे परिणाम आने वाले हैं। अच्छे तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। प्रदेश के हित में जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, मैंने कहा ना, मेरी जवाबदेही प्रदेश की 23 करोड़ जनता की प्रति है। किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक समुदाय के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं। अक्सर कहते होंगे आप बड़े कठोर हैं। नहीं, मैं कठोर नहीं हूं। मैं तो सबके साथ बैठ करके सबकी राय लेने के बाद निर्णय लेता हूं। सबकी राय लेता हूं बाकायदा, हर एक उसमें अगर कोई भी विभाग का होता, मैं विभाग के प्रत्येक अधिकारी को भी बैठाता हूं, सभी तबके के लोगों को बुलाता हूं, जहां समाज की राय लेनी होती है उनकी भी राय लेता हूं और राय लेने के बाद फिर अंत में बोलता हूं कि भाई देखो, ये पब्लिक हित में ये होगा, लोक हित में ये होगा, अच्छा होगा और हमें इसको इस रूप में करना चाहिए क्योंकि हमारा उद्देश्य लोक हित होना चाहिए, प्रदेश का हित होना चाहिए और उस उद्देश्य से हम लोग हर फैसले को लागू करते हैं। यही कारण था कि प्रदेश के अंदर इन सभी आयोजनों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने में हमें सफलता मिली। 2018 में जब पहली बार उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का आयोजन किया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की एक योजना हमने चालू की थी। देखिए, उत्तर प्रदेश में एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल रहा है। जी, जब ये देश आजाद हुआ तब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था के समकक्ष थी। उत्तर प्रदेश की पर व्यक्ति आय देश की जो नेशनल एवरेज था उसके बराबर था। आज हम कहां हैं? उससे आधे पे हैं। और उसके आधे पर क्यों हैं? क्योंकि जिन लोगों ने प्रदेश के अंदर शासन किया, सर्वाधिक समय तक शासन किया, वे कांग्रेस रहे हो, सपा हो या बसपा हो, इन्होंने बेईमानी और भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं किया। बांटा है, समाज को बांटा है, योजनाओं का लाभ गरीब को, किसान को, नौजवान को देने की बजाय भाई भतीजे में बांटने का कार्य किया है। आज उसका परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय नेशनल एवरेज से आधी रह गई है। यहां की अर्थव्यवस्था चरवाने लग गई है और आज मैं इस बात को कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश के उन चुनिंदा 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में देश के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। हमारे सामने कोई चैलेंज नहीं। अगर भारत सरकार कहती है कि हम लोग किसी योजना के लिए 10,000 करोड़ दे रहे हैं, इसमें 6,000 करोड़ आपको लगाने हैं, मैं सहज तैयार होता हूं कि हां, मैं अपने बजट से 6,000 करोड़ रुपए दे सकता हूं। क्या अन्य राज्य, कांग्रेस शासित राज्य ये दे सकते हैं? उनके पास तो वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। हमारे पास देखिए, हमने कर्ज माफी भी किया, हमारी नकल बहुत सारे लोग करने का प्रयास किए, वे कंगाल हो गए। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है। योगी जी, हाल ही में कार्वी का सर्वे हुआ जिसमें आपको बेस्ट सीएम आंका गया। एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए बड़ी जरूरी है, उन्हें रोजगार मिले, लेकिन कानून व्यवस्था होगी तो अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। आपके दिल के करीब कौन सा विषय है, कानून व्यवस्था या अर्थव्यवस्था? देखिए, मैंने कानून व्यवस्था से ही प्रारंभ किया था जी,
और कानून व्यवस्था को ही आगे लेकर के हम लोग कार्रवाई की। भाई हमने कहा कि क्राइम और करप्शन पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे, हमने करना प्रारंभ किया। मैंने बहुत अपील की कि भाई देखो शांति से रहिए, अगर कोई भोला भटका है वे भी मुख्य धारा के साथ जुड़ करके विकास के साथ जुड़िए। कुछ लोगों की आदतें खराब थी, उसको सुधारने का कार्य किया। उन्होंने बाद में तख्ती लगा करके आना प्रारंभ किया कि साहब हम ठेला लगा के चला लेंगे, अब हम गुंडा टैक्स नहीं वसूली करेंगे। ये आवश्यक था। इस परसेप्शन ने प्रदेश के अंदर 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निजी निवेश भी करवाया है। और आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश पिछले 3 वर्ष के दौरान हर एक क्षेत्र में कई गुना आगे बढ़ा। अच्छी कानून व्यवस्था उसका परिणाम है। एक दूसरा, हमने वित्तीय अनुशासन को हर स्तर पर बनाए रखा है, फिजूल खर्ची की अनुमति किसी को नहीं दी। भाई अगर आप आए हैं, आपके यहां जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, कोई भी हैं, आपके यहां पर्दे हैं लगे हुए हैं, पहले से लगे हैं, काहे आप चेंज करेंगे भाई? आपके घर में आप रोज अपने पर्दे चेंज नहीं करते, रोज बेड और सोफा चेंज नहीं करते हैं, तो जो पहले से है वो राज्य संपत्ति का है, आप उसका उपयोग करिए ना। सबने किया, आज उसका परिणाम है, वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने का परिणाम है। हमारी इकोनॉमी अच्छी है। आज हम जेवर एयरपोर्ट, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बन रहा है। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे हम उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम यानी गंगा एक्सप्रेसवे भी बनाने जा रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी बनाने जा रहे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी बनाने जा रहे हैं। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ जोड़ रहे हैं। हर जिला मुख्यालय को, हर तहसील मुख्यालय को 4 लेन की कनेक्टिविटी देने जा रहे हैं। बिजली, जो लोग कह रहे हैं कि 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की, उनसे पूछो ना आपने पैदा करके कर ही क्या दिया? आप तो 3-4 घंटे भी बिजली नहीं देते थे। हम बिना पैदा किए ही अगर हम प्रदेश के हर व्यक्ति को 24 घंटे और 22 घंटे की बिजली दे सकते हैं, जिस दिन पैदा करने लग जाएंगे उस दिन की क्या स्थिति होगी आप उसके बारे में अंदाजा लगाइए। हमने बेहतर स्थिति देने का काम किया है, हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया है, और वह विश्वास जनता का हमारे प्रति है, और वह परिणाम लोकसभा चुनाव में जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर दिखाया। 1.5 मिनट में काफी सारे काम गिना दिए। अखिलेश यादव कहते हैं कि कोई काम किया नहीं है, सब मेरे काम हैं जिनके फीते काटे जाते हैं। तो इसीलिए तो जनता ने उनको बाकी हिंदू मुसलमान कर लेते हैं। आप उस लोग लायक नहीं थे कि जनता उनके कार्यों से संतुष्ट हो सके जी। और जनता जानती थी। देखिए कितनी बड़ी लूट थी, एक उदाहरण पर्याप्त होगा, और वह उदाहरण है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। मैं समझता हूं न्यूज 18 के सभी दर्शकों को ये बड़ी सारी हेडलाइन दे रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का बिड्स दिसंबर 16 में इन्होंने निकाल दी थी, और निकालने के बाद उस समय टेंडर अवार्ड हो चुके थे, सब कुछ इन्होंने कर दिया था जी। मैं मार्च 17 में मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया। मई में मैंने एक बार रिव्यू किया, एक परियोजना का मैं कर रहा था, तो मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में पूछा कि प्रोग्रेस क्या है, तो मुझे बताया गया 0। तो मैं तुरंत चौंकना हुआ। मैंने कहा 5 महीने के बाद 0 कैसे? उन्होंने कहा जो लैंड ही नहीं है तो प्रोग्रेस कहां होगी? तो मैंने कहा बिना लैंड के टेंडर कैसे हुए, कैसी प्रक्रिया आगे बढ़ी? क्योंकि इलीगल है भाई। आप जब तक 80% लैंड आपके पास नहीं होगी, इतने बड़े प्रोजेक्ट को आप आगे बढ़ा ही नहीं सकते। तो मैंने निरस्त किया। मैंने पूछा कितने का, मैंने फिर आदेश किया यूपीडा को कि भाई आप लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई करिए, लैंड खरीदिए पहले, हम बनाएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। देखिए वही 340 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बन रही थी, उनके हमारे समय में 340 किलोमीटर लंबी बन रही है जी। उनके समय में 110 मीटर चौड़ी बन रही थी, हमारे समय में 120 मीटर चौड़ी हम लोग उसको बना रहे हैं। और उनके समय में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कीमत थी 15,200 करोड़ रुपए की। हमने जब लैंड खरीदी, 96% लैंड खरीदने के बाद पूरी प्रक्रिया को फिर से आगे बढ़ाया, तो पहले ठीक वही अंक आया 15,200 करोड़ रुपए। तो मुझे लगा, मैंने कहा ये कैसे आ गया भाई? हम 18 में कर रहे थे, तो मैंने कहा ये 1.5 साल के बाद उतने में ही कैसे? कम आता, ज्यादा आता? तो हमने फिर से निरस्त कर दिया है। मैंने कहा निरस्त करो और एक साथ टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड एक साथ मंगाओ। हमने एक साथ मंगवाया, और जब हम लोगों ने जून
18 में बिट्स खोली, अब आश्चर्य करेंगे, वही एक्सप्रेसवे यानी पहले से ज्यादा लंबा, पहले से ज्यादा चौड़ा 11,800 करोड़ रुपए में बन रहा है। जी, ये 3-3.5 करोड़ रुपए किसके पास जा रहे हैं? और ये हर प्रोजेक्ट में रहा होगा, ऐसा नहीं एक में ही है। ये तो एक उदाहरण मैंने दिया है। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एयरपोर्ट बनाने के लिए यूपी में जेवर में आ रही है, इसलिए क्योंकि उसे विश्वास है, विश्वास इस बात का कि उन्हें कार्य करने का पूरा अवसर मिलेगा। मुझे याद है जब मार्च में मैं यहां आया था, मेरे साथ तब 3-4 ऐसी कंपनियां थी जो अपने यहां पर निवेश को बाइंड अप करना चाहती थी। सैमसंग बाइंड अप करना चाहती थी, टीसीएस लखनऊ से भागना चाहती थी, और मुझे एक महीना हुआ था, मैं परेशान था इस बात को लेकर, भाई क्या मैसेज जाएगा। मैंने पूछा, उन लोगों को बुला के पूछा, मैंने कहा क्यों जाना चाहते हैं? उन्होंने कहा साहब कार्य संस्कृति नहीं है, हम जाते हैं किसी ऑफिस में और इसलिए सर हम आपके समय आपको देख करके नहीं भाग रहे हैं, पिछली सरकार के समय हम कहीं जाते थे तो वे लोग हमसे तय करने की बात करते थे कि तय कर लो भाई। जी, तो हमने कहा भाई ये क्या तय कर लो? उन्होंने कहा साहब ये तो हमारी समझ में नहीं आता था, और कैसे हम करें? पुराने नेता हैं, आप तो समझ गए होंगे क्या तय करने की बात हो रही है। इसके बाद जी, मैंने अपने सामने बात कही, मैंने अपने औद्योगिक विकास मंत्री को बुलाया, मैंने कहा भी देखो इनके मामले क्या, आप अपने विभाग के साथ बैठो, 1 सप्ताह के अंदर पूरा तैयार करके मेरे सामने एमओयू आगे बढ़ाओ, इसको सारी चीजें क्लियर हैं तो इसको आगे बढ़ाने में क्या दिक्कत आ रही है? उन्होंने कहा कुछ नहीं, 1 सप्ताह के अंदर सारी कार्रवाई आगे बढ़ी। आज सैमसंग सबसे बड़ा भारत का निवेश नोएडा में किया है, टीसीएस न केवल लखनऊ में आज सुरक्षित है, वह नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी बड़ा निवेश किया है, कर भी रहा है। ये एक नया सुधार, एक नई दिशा में एक नया चेंज देखने को मिला। आज लोगों में जो विश्वास है उसका प्रतीक है। उन्हें मालूम है कि जो कार्य होगा वह ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। आज हर व्यक्ति आना चाहता, आज जितने भी लोग एक्सप्रेसवे में काम करने के लिए आ रहे हैं या बड़े बड़े प्रोजेक्ट में आ रहे हैं जी, वे इस विश्वास के साथ आ रहे हैं कि नहीं, अब उत्तर प्रदेश में जो होगा उन्हें पूरा अवसर मिलेगा और कहीं भी उनके साथ कोई चीटिंग नहीं हो सकती किसी भी स्टेज में, क्योंकि हमने ज्यादातर कार्यों को जी तो ऑनलाइन कर दिया है और निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से सारी प्रक्रिया को बहुत सरलीकरण करके उसको बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। ये जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन स्वाभाविक रूप से पिछली सरकारों में आज की सरकार के अंतर को स्पष्ट कर देता है। अब इसके बाद भी कोई ये कहे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को हम लोगों ने बनाया था, तो उनका यही था जो मैंने आपको बताया है। वो 15,200 करोड़ रुपए में बना रहे थे, लैंड जीरो थी, आपने तो और हमने लैंड भी ली और 11,800 करोड़ रुपए में उसी प्रोजेक्ट को हम आज बना रहे हैं। इस वर्ष के अंत तक मुख्य एक्सप्रेसवे को हम यातायात के लिए भी खोलने जा रहे हैं। ये हमारी एक उपलब्धि होगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास इस महीने के अंत में, अगले महीने तक हम लोग करवा लेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का सर्वे हमारा चल रहा है, हमारा प्रयास होगा इस वर्ष के अंत तक हम गंगा एक्सप्रेसवे को भी इसके साथ उसका भी शिलान्यास करके कार्य प्रारंभ कर देंगे। ये सारी प्रक्रियाएं तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं और हर एक फील्ड में हमने बेहतर करने का प्रयास किया है और अच्छा किया है। ये विश्वास हमारे साथ में है और ये इसलिए किया है क्योंकि बेहतर कानून व्यवस्था और प्रशासन की बेहतर व्यवस्था आज जनता को दिखती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से नमामि गंगे परियोजना के कारण हम लोग इस सबसे क्रिटिकल पॉइंट को निर्मल गंगा में बदलने में सफल हुए हैं। दिल्ली के अंदर यमुना जी की दुर्गति का कारण अगर आज के दिन पे कोई है तो आम आदमी पार्टी है, और अगर यमुना जी की ये दुर्गति है, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी कभी सफल नहीं हो सकती जी, होना भी नहीं चाहिए। न दिल्ली के हित में है न देश के हित में है। भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर दिल्ली का चुनाव जीतेगी, क्योंकि वास्तव में दिल्ली के अंदर जितनी बुनियादी सुविधाएं वहां के लोगों के लिए दी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के बुनियादी सुविधाएं, और उन लोगों को जो लोग आ चुके थे, पहले बस चुके थे, किसी कॉलोनाइजर ने, किसी अन्य व्यक्ति ने उन्हें जगह जगह बसा दिया और वो तो भाग गया। पिछली सरकारें ध्यान नहीं दी,
आज उन लोगों को वहां पर व्यवस्थित करने का कार्य जी, जी। जिस मजबूती के साथ आज भारत सरकार ने किया है, मुझे लगता है यह एक कृतज्ञता ज्ञापित करने का आधार होना चाहिए मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के संगठन के प्रति, जिनके आग्रह पर भारत सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया और उन सबको रेगुलाइज करने की कार्रवाई आज दिल्ली के अंदर प्रारंभ हुई है। अब वे सरकारी हर सुविधा पाने के अधिकारी होंगे और दिल्ली का शहरी विकास, जो अपना भारत सरकार का शहरी विकास मंत्रालय है, उन लोगों तक उन बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने में उन्हें मदद मिलेगी और ये द्रुत गति से आगे बढ़ सकता का है। वनवास खत्म होगा, डंके की चोट मैं इस बात को कह सकता हूं, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी आएगी, आना भी चाहिए। इसलिए आना चाहिए कि उन 2.5 करोड़ लोगों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का आधार तभी बन सकता। हम उत्तर प्रदेश में इसलिए सफल हैं क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार है। जी, दोनों एक रूप में, एक मन के साथ, एक मनस्थिति के साथ एक साथ मिलकर के जब कार्य करेंगे तो परिणाम भी उसी प्रकार से सामने आएंगे। और यही स्थिति दिल्ली के अंदर बुनियादी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए एक जैसी विचारधारा की सरकार होनी आवश्यक है और उसके लिए दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी आती है तो जितने दिल्ली की पूरी आबादी किसी भी तबके की होगी उन तक आसानी से योजनाओं का लाभ पहुंचाने और यमुना जी की शुद्धता के लिए भी एक बड़ा कदम उठाने में मदद मिल जाएगी। भारत सरकार सहयोग करना चाहती है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार है कि वो कुछ करना नहीं चाहती, कुछ करने नहीं देना चाहती, ना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होना देना चाहती, ना जनता को न लोगों को बुनियादी सुविधाएं देना चाहती हैं। इसलिए अपनी नकारात्मकता के कारण आम आदमी पार्टी समाप्त होगी। जी, योगी जी, आप हमारे मंच पर आए, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे जो हम पूछना चाहते हैं, आपने तानाजी को टैक्स फ्री कर दिया, वैसे आप फिल्में वगैरह कभी देख पाते हैं क्योंकि हमेशा काम में ही लगे रहते हैं? देखिए, शौक नहीं है और देखता भी नहीं हूं, लेकिन तानाजी जैसी फिल्मों को देखने की इच्छा होती है। कभी मौका मिलेगा तो जरूर देखूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगी आदित्यनाथ जी आपका इस मंच पर आने के लिए।